बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, प्रोग्राम के शुरू में आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स, जो हमारा ही दूसरा प्लेटफॉर्म है, इसे जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। और एक नई डॉक्यूमेंट्री इस्लाम और ग्रेटर इसराइल का मंसूबा क्या है, ये हमने अपलोड कर दिए, जाकर जरूर चेक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका मौजूद है। व्यूअर्स, 3 खबरें जिस पर तफसील से हम बात करेंगे। इमरान खान ने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को बराह रास्त क्या पैगाम दिया, और अली मिन गंडापुर अफगानिस्तान जाओ, ये किस तनाजुर में इमरान खान ने कहा, और एक कंपैरिजन आपके सामने रखेंगे। मरियम औरंगजेब जापान और फिर इसके साथ साथ दुनिया के दीगर ममालिक का दौरा करती हैं, मगर अमन की खातिर अफगानिस्तान अली मिन गंडापुर को जाने की इजाज़त नहीं है। इसका एक तकाबली जायज़ा भी आपके सामने रखेंगे। और फिर अलीमा खान की गिरफ्तारी, ये कहानी कितने दिन पहले बनाई गई, और जो खबर मैंने आपको दोस्तों, जब पहली दफ़ा आमना सामना हुआ कुछ सहाफ़ियों का अलीमा खान से और इनके ऊपर अंडा फेंका गया, तो मैंने आपको ये कहा था कि अब ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनाकर जो तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं इनको रोकेंगे। और अब क्या खबर आ रही है, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा आज की इस नशिस्त के अंदर, क्योंकि एक पूरी सीरीज़ है इस शख्स के हवाले से जो आज अलीमा खान के ऊपर हमला करता है, और फिर आज अलीमा खान और फिर पार्टी के दीगर लोगों के ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया गया, इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे। क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं, बल्कि बहुत सारे इवेंट्स हैं जो इस शख्स के हवाले से, ये भी आपको बताएंगे। और फिर सैलाब की सिचुएशन पाकिस्तान में इस वक्त क्या है, और पाकिस्तान के अंदर हुकूमत क्या कर रही है, और व्यूअर्स, इसके साथ साथ जो तहरीक अदम एतमाद है, ये चौथी बार कामयाब हुई, ये किस मुल्क की कहानी है, ये भी आपको बताएंगे। और फिर सोशल मीडिया को मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। व्यूअर्स, खान साहब का अडयाला जेल से पैगाम, और ये इसलिए भी आप तमाम दोस्तों तक पहुंचाना ज़रूरी है कि इस पैगाम को उनके ट्विटर अकाउंट के अलावा तहरीक इंसाफ का कोई बंदा इसे रीट्वीट नहीं करता। और आखिर में हमारे जैसे सहाफ़ी बचते हैं जो अपनी पूरी कोशिश जारी रखे हुए हैं और ये पैगाम आप तक पहुंचाते हैं। खान साहब का जेल से क्या पैगाम है? इमरान खान ये कहते हैं कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का मानने वाला हूं। ये कलमा इंसान को हर किस्म के खौफ और गुलामी से निजात दिलाता है, आज़ाद कर देता है। मेरी ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है और किसी शख्स के हाथ में नहीं। हमारा ईमान ही हमारी हकीकी आज़ादी का ज़ामिन है। जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं ना जी, तो फिर सारे खौफ के बुत टूट जाते हैं। आप ज़मीनी खुदाओं को पूछते नहीं हैं, बल्कि उनको उतार कर फेंक देते हैं। और फिर जो असल खुदा है उसके साथ आपका इस कलमे की ज़रिए एक ताल्लुक़ बनता है, तो खौफ के बुत टूट गए। तो जो खौफ के बुत पाकिस्तान में इमरान खान ने तोड़े, और आज भी हर रोज़ ये खौफ के बुत टूट रहे हैं, ये इस कलमे की वजह से है जिसका जिक्र इमरान खान कर रहे हैं। ज़मीनी खुदाओं को आप जब पूजना बंद कर देंगे तो असल आपकी जदोजहद शुरू होगी, और फिर कोई खौफ जो है वो आपका ताक़ुब नहीं कर सकता। दूसरी चीज़, मुझे तोड़ने की कोशिश में मुसलसल कैद तन्हाई में रखा गया। 1 साल से मेरे ज़ाती डॉक्टर को मुआयने की इजाज़त नहीं दी गई। कई हफ्ते तक अखबारात और टीवी बंद कर दिए जाते हैं, और फैमिली मेम्बरान और वकला तक को मिलने से रोका जाता है। अच्छा, ही ना, इमरान खान को भी टेस्ट कर रहे हैं, मुसलसल टेस्ट करते हैं, लेकिन हर इम्तिहान में इमरान खान जीत कर और इनको पटक कर ज़मीन पर वापस आते हैं, और हर मैदान में वो जीत रहे हैं। हर आजमाइश में जो ये इनके ऊपर मुसल्लत की जाती है, इमरान खान इन्हें जीतते हुए नज़र आते हैं। और जितनी दफ़ा भी पार्टी का तो खैर उस तरह से आपको प्रेशर नज़र नहीं आएगा, लेकिन ख़ानदान के लोग जो प्रेशर बढ़ा रहे थे, इसको तोड़ने के लिए अंदर इमरान खान को तोड़ा जाता है। लेकिन इमरान खान हर गुजरते दिन के साथ पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। तो ये वो तकलीफ़ है जो इन लोगों को बर्दाश्त नहीं है, और तरह तरह की अज़ियतें इमरान खान को जेल में दी जाती हैं। और फिर इमरान खान ये भी कहते हैं कि 1.5 साल से सियासी रफ़का से मुलाकात नहीं होने दी गई, और मेरा पैगाम है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कि मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए चाहे मेरे ख़ानदान में से किसी को भी जेल में डाल दो, मैं झुकूंगा नहीं, और ना ही इस जुल्म को कबूल करूंगा। अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत की मुखालिफ लॉबी को खुश करने के लिए कोशिश में कम अकली का मुजाहरा करते हुए हमारे दौर में खित्ते में कायम होने वाले अमन को तबाह कर दिया। मेरा दिल इस पर बहुत रंजीदा है
کہ ہم نے کئی دہائیوں کی مہمان نوازی کے باوجود موجودہ دور میں اپنے افغان بھائیوں کو دھکے دے کر ملک سے باہر نکالا. حالانکہ وہاں پہ زلزلہ آیا تھا, ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے تھی, لیکن اس کے باوجود ہم مدد نہیں کرتے. ہم پچھلے کچھ عرصے میں افغانستان سے دور ہوئے ہیں اور اس کا فائدہ وہاں پر دوسری قوتوں نے اٹھایا, اور پاکستان کے اندر جو دہشت گردی آئی اور وہ گروپس جنہیں کنٹرول کیا گیا تھا, میز پر بٹھا کر جن سے بات کی گئی تھی, اب وہ مسلسل پاکستان کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں, اور جو آپریشن ہو رہا ہے یہ انہی گروپس کے خلاف ہو رہا ہے. اگر آپ ٹیبل پر بیٹھ کر افغانستان کی حکومت کو اعتماد میں لے کر اس معاملے کا حل نکالتے تو شاید آج حالات مختلف ہوتے. ایک جو سب سے امپورٹنٹ آج ہدایت دی گئی عمران خان کی طرف سے, اس سے پہلے بھی علی امین گنڈاپور کو وہ کہہ چکے ہیں کہ مجھے جیل میں آ کر ملو, لیکن وہ جیل میں ملنے کے لیے نہیں جا رہے. ان کو معلوم ہے کہ عمران خان نے جلسے کے حوالے سے بات کرنی ہے, تحریک کے حوالے سے بات کرنی ہے, اور جو کچھ پاکستان میں ہوا کیونکہ ایک ڈیڈ لاک کی سچویشن ہے. عمران خان نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے حوالے سے اپنی پارٹی کے تمام لوگوں کو کہا تھا کہ کسی سے کوئی بات نہیں کرنی, کیونکہ یہ کمپرومائز حکومت ہے, حکومت کے پلے کچھ نہیں. انہیں لا کر بٹھایا گیا, اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جس نے رجیم چینج کی اس کا صرف ایک مقصد تھا کہ اقتدار کی کرسی اور جمہوریت کو تباہ کرنا ہے. تو جب سب چیزیں کمپرومائز ہو گئی, اور وہ مجھے بھی مسلسل کمپرومائز کرنے کے لیے پریشر ڈال رہے ہیں اور ایسے حالات کریٹ کی جاتے ہیں, تو ان حالات میں ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا. علی امین گنڈاپور کو ہدایت دے دی گئی ہے کہ افغانستان جاؤ, وہاں کے لوگوں سے بات کرو بیٹھ کر, اور باہمی مسائل اور امن کے حوالے سے اور جو حالات بگڑ رہے ہیں ان کو اس طرح بچایا جا سکتا ہے. جو ساتواں نقطہ عمران خان نے آج اپنے اس پیغام میں جاری کیا کہ جعلی وفاقی حکومت کو اس بات کا جواب دینا چاہیے کہ مریم نواز جاپان اور تھائی لینڈ جا سکتی ہے, مگر خیبر پختونخوا کا جو وزیر اعلیٰ ہے اپنے صوبے میں امن کے لیے افغانستان کا دورہ کیوں نہیں کر سکتا. اس وقت پورا ملک سیلاب میں ڈوبا ہے. پنجاب اور خیبر پختونخوا کے سیلاب کی وجہ سے لوگوں کا بہت نقصان ہوا. پوری قوم یکجا ہو کر اس صورتحال کا مقابلہ کرے. آج ہم نے فنڈ ریزنگ کی ہے, خان صاحب نے اس کا حوالہ بھی دیا کہ اگر جیل سے باہر ہوتا تو ضرور فنڈ ریزنگ ٹیلی تھون کرتا. تو آج الحمدللہ پاکستان کی عوام کے لیے اور اس نیک مقصد کے لیے لوگوں نے دل کھول کر عطیات دیے. ایک زبردست کیمپین چل رہی ہے. وہ صحافی جنہیں پاکستان کے ٹیلی ویژن پر آپ نہیں دیکھ سکتے فار دی آبویس ریزنز, اور اپنی انڈیپینڈنٹ کوشش کر رہے ہیں ملک میں رول آف لا کے لیے, انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا اور ایک بہت ہی ہینڈسم اماؤنٹ جو ہے وہ آج الحمدللہ ہم لوگوں نے اکٹھی کی ہے, اور انشاءاللہ اسے بہت جلدی پاکستان کی عوام تک پہنچایا جائے گا مختلف NGOs کے ذریعے جو لوگ اس وقت وہاں پر کام کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر اگر خان صاحب ہوتے تو لوگوں نے جو آج رسپانس ہم نے دیکھا اس سے کئی گنا زیادہ, چونکہ یہ اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے. جب پاکستان کی عوام کو پتا ہوتا نا کہ یار یہ جو بندہ پیسے اکٹھے کر رہا ہے نا یہ عوام پر لگائے گا, یہ بے ایمانی نہیں کرے گا اور ہم اس کے اوپر یقین کر سکتے ہیں, بھروسہ کر سکتے ہیں, تو سر پیسے بھی اسی کو دیے جاتے ہیں. پاکستان کے اندر شہباز شریف صاحب یا مریم نواز کرے نا کوئی ٹیلی تھون, اور آپ کو الگ پتہ جائے گا کہ آپ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں اور آپ کی کیا حیثیت ہے, کیونکہ آپ عوام کے راستے سے نہیں آئے اور آپ عوام کو فیس بھی نہیں کر سکتے. اسی لیے یہ آپ کو نا بند کمروں میں عوام سے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ پرائیویٹ جہازوں کے اندر سفر کرتے ہیں کہ اگر ان کا ٹاکرا پاکستان کی عوام سے یا کسی بھی ایئرپورٹ پر ہو گیا تو پھر لوگوں نے آواز لگانی ہے, ان سے سوال کرنا ہے, ان سے پوچھنا ہے کہ تم نے ہمارے ملک کے ساتھ کیا کر دیا. تو اسی لیے ان کی مجبوری بن گئی, نہ یہ عوامی جلسوں میں لوگوں سے مل نہیں سکتے, پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر نہیں کر سکتے, انٹرنیشنل فلائٹس میں چارٹر فلائٹس آپ کو لے کے جانا پڑتی ہیں. اور یہ اس کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ شہباز شریف اینڈ کمپنی اگر چاہیں کوئی ٹیلی تھون کرنا تو شاید یہ ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا. اس وقت پورا ملک سیلاب میں ڈوبا ہے. خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے خان صاحب نے خاص پیغام دیا کہ قوم یکجا ہو اور اس صورتحال پر قابو پائے, مقابلہ کرے, اور بلوچستان میں سیاسی جلسے پر ہونے والے حملے کے خلاف احتجاج میں پوری تحریک انصاف کو شرکت کرنی چاہیے. اس ملک کے اندر نا صحافیوں پر طرح طرح کے ظلم کیے گئے, ان کے بچوں پر ظلم کیے گئے, ان کے خاندان کے ایک ایک فرد کو اٹھا لیا گیا, ان کی 7 نسلوں میں اگر کوئی بچا ہوا ہے نا اس کو بھی آپ نے کسی نہ کسی قسم کی اذیت جو ہے وہ ضرور پہنچائی. یہ پاکستان میں صحافیوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے. لیکن آج یہ جو صحافی دما آئی ڈونٹ نو مجھے کیا کہنا چاہیے, میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, لیکن طیب بلوچ اس کے کریڈٹ پہ کیا سٹوریز ہے. اگر آپ طیب بلوچ کی ٹائم لائن پہ جا کر دیکھیں تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ یہ صحافی ہے یا پھر یہ کسی سیاسی تنظیم کا ورکر.
यार सियासी तंजीम के वर्कर्स के भी कुछ आदाब होते हैं, आपने तो उन तमाम आदाब को और तमाम जो रवायात हैं उसको पामाल कर दिया और आप अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का कसूर क्या है कि वो इमरान खान की बात करते हैं, नून लीग के वर्कर्स जैसा अपने लीडर की बात करते हैं, चाहे वो जैसा भी है। जमहूरियत के अंदर एक दूसरे की ख्यालात का एहतराम किया जाता है, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने जी एक केस कर दिया है, मुकदमा करवाया, FIR करवाई अलीमा खान के ऊपर और फिर बाकी लोगों के ऊपर, और जो दफात लगाई हैं ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो जी जो मौके पर मौजूद सहाफ़ी थे उन्होंने ये बताया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद अलीमा खान अपनी बात को आगे बढ़ा रही थी तो इसने मुतालबा कर दिया। क्या कहा, अलीमा खान को ये कहता है कि जो कुछ सहाफ़ी मेरे साथ कर रहे हैं आप उसकी मजम्मत क्यों नहीं करती। और फिर इसके बाद कुछ वहाँ पे लोगों ने इसको रोका और इसके बाद तो ये बलोच की जानिब से गाली दी गई, जिसके बाद मारपीट वाला वाक़या पेश आया। क्या जानबूझकर किया गया? अलीमा खान ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया और उसी लम्हे तैयब बलोच सामने आता है और उन्होंने पहला सवाल रखा और उसका सवाल ये था कि आपके कारकुन और आप खुद बाज़ सहाफ़ियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये कैसा रवैया है। इस पर नईम पंजोता खासे बरहम हुए, उन्होंने भी काफ़ी ऐसे बातें कही जो नहीं करनी चाहिए थी। अब इसके ऊपर लोग ये कहते हैं, देखें सहाफ़ी का काम है सवाल करना, लेकिन जो ट्रबल मेकर्स हैं इन जैसे पहुंच गए और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ख़राब करना चाहते थे। एक मुनज़्ज़म साजिश थी जो मैं आपको 2 रोज़ पहले ही बता चुका हूँ कि अगला हमला अब अलीमा खान पे पता क्या होगा कि ये तमाम वर्कर्स के ऊपर मुकदमात होकर इनको अंदर डाला जाएगा या फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनाकर लोगों के दाखिले पर पाबंदी हो जाएगी। तो बताया जाता है जी कि ये दोबारा जाएंगे, बार बार जाएंगे और नहीं कोई रोक सकता। और फिर ये भी बताया जाता है व्यूअर्स के कुछ ही देर के बाद तैयब बलोच ने दूसरा सवाल किया कि आप किस तरह से सहाफ़ियों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चला सकती हैं, आपकी हैसियत ही क्या है और आपकी औकात क्या है। ये अल्फाज कोट एंड कोट जो लोगों ने वहाँ पे सुना ये इन्होंने रिपोर्ट किए, इनके हवाले से रिपोर्ट हुए। फिर इस मौके पर तैयब बलोच मुश्तइल हो गए और कारकुनों को ललकारने लगे कि मैं तुम सबके खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगा, और नतीजतन कारकुनों ने उन पर तशद्दुद किया। अब ना एक वीडियो है आगा सर्वर की, मैंने टाइमलाइन पे देखी और फिर आज़ाद TV है जी कोई एक डिजिटल का, उन्होंने इसको बाकायदा ट्वीट भी किया। तो उसमें तैयब बलोच को जब छुड़वा कर कुछ लोग लेकर जा रहे हैं तो इन्होंने मुंह नीचे करके ना हंसना, यानी उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी कि जो जिस मकसद के लिए मुझे यहाँ पे आज लाया गया या भेजा गया वो उसमें मैं कामयाब हो गया हूँ, यानी ऐसा आपको तासुर मिलता है। अब इनके दिल में क्या है सोना रब जानता है जी, हमें नहीं पता, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया ये एक प्लान था और उस प्लान के अंदर ये कामयाब हुए, FIR हुई। लेकिन फिर वो सहाफ़ी जिनको पाकिस्तान की सड़कों पर घसीटा जाता है, शहीद कर दिया जाता है पाकिस्तान से बाहर, आपने उनके मुकदमात तो इतनी जल्दी से उनकी शिकायत, उनके ख़ानदान के लोगों की शिकायत पर दर्ज नहीं किए, लेकिन इनके ऊपर, इनकी शिकायत के ऊपर एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस खबर के मुताबिक अलीमा खान पर जी मुकदमा दर्ज हुआ है और एक बंदा जो सुप्रीम कोर्ट का बीट रिपोर्टर था वो अडयाला पहुंचता है, जानकर बदतमीजी करता है और आनन फानन एक मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। इसमें नईम हैदर और अलीमा खानम दोनों जी इस मुकदमे में नामजद किए गए। 506, 147, 149, 382, 427 दफात के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया। अब ये दफात क्या हैं ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ और आपने खुद वीडियोस मौजूद हैं, जाके एनालिसिस करें और कमेंट पे अपने जो ख्यालात हैं उसका इजहार करें कि ये दफात और उस वीडियो से आपने जो चीज़ें आपने ऑब्ज़र्व की। 147 किसी को बुलाकर तशद्दुद करवाना, यानी आपने कुछ लोग बुलाए और फिर उनके ज़रिए आपने तशद्दुद किया। फिर दफ़ा 382 का ताल्लुक किसी शख्स की जान लेने या उसको नुकसान पहुंचाने या मज़ाहमत करने की नीयत से उसके खिलाफ संगीन हमले की तैयारी। फिर 427 फसाद फैलाना। दफ़ा 506 ताज़ियात पाकिस्तान के तहत जान से मारने की धमकी देने का जुर्म काबिल सज़ा है, जिसके तहत मुलजिम को सज़ा के तौर पर कैद और जुर्माना भी हो सकता है। तो ये जी सहाफ़ी नहीं जी, सहाफ़ी मेरे मुंह से निकल गए, मैं माज़रत चाहता हूँ आप तमाम दोस्तों से और तमाम सहाफ़ी बरादरी से भी। अब मुझे हैरानगी की बात ये है, इस पे भी आप लोगों को ताज्जुब होगा कि जो इस्लामाबाद प्रेस क्लब है, फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट गालिबन, उन्होंने जी कोई हड़ताल शड़ताल की कॉल भी दे दी है और फिर आज TV प्रोग्राम्स इसी बंदे के ऊपर हुए हैं। इसके क्रेडिट पर कोई स्टोरी नहीं है और ये क्या स्टोरीज देता है ये भी ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए और इसके क्रेडिट पर है क्या।
वर्ष तैयब बलोच हैं कौन? ये साहब पहले भी इमरान खान से बदतमीजी कर चुके हैं और अदालत में इमरान खान से सवाल था कि आपको शर्म नहीं आती, तो इस पर इमरान खान ने कहा कि किस बात की शर्म, तैयब बलोच आप तो बहुत ढीठ हैं। फिर इस पर माफ़ी भी मांगी और तैयब बलोच का शर्जील मेमन से सवाल, और फिर ये दूसरा एक काम हुआ, वीडियो वायरल हुई। सवाल क्या है कि इमरान प्रोजेक्ट के सारे सहाफ़ी आपके चैनल 365 पर हैं और इमरान प्रोजेक्ट के खिलाफ पीपल्स पार्टी का बयानिया टो करने वाले सहाफ़ी बेरोज़गार, ये भी इनका कारनामा है, यानी इनके क्रेडिट पर ये चीज़ें हैं। फिर एक और इदारा इसके हवाले से आज क्लेम क्या कर रहा है, बोल न्यूज़ ने जी इनको नौकरी से फारिग कर दिया, उन्होंने कहा जी हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन आज इनके ऊपर जो कुछ भी हुआ, जो भी वाक़या था, इस पर बोल न्यूज़ क्लेम भी करता है कि तैयब बलोच उनके इदारे में काम कर रहा है और हमारे सहाफ़ी पर जुल्म हो गया। तो सर सब बिकाऊ माल है, सब पैसे की चमक दमक है, सब ताकत के नशे में है। दोस्तों ये जो हमारे इर्द गिर्द इस वक्त तबाही है, लोग अभी भी इबरत क्यों नहीं पकड़ते? आज पाकिस्तान के अंदर लोग मुश्किल में हैं, हमारे हुक्मरान इस वक्त सुकून में बैठे होंगे, कहीं प्लान किया जा रहा होगा कि हमने इमरान खान के ख़ानदान के ख़िलाफ़ नया कौन सा केस बनाना है। लेकिन खुदा के लिए इन लोगों का सोचें जो आपकी रैयत हैं और ये आपसे सवाल कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर सर जो हालात है ना लॉ एंड ऑर्डर के, मैं आपको वो वीडियो नहीं दिखा सका। कच्चे के जो डाकू हैं, वो एक बंदा उठता है, वो कहता है मेरे भाई को रिहा करो और अगर नहीं करोगे तो मैं इन 12 मासूमों की जान ले लूँगा। अब न जाने उनके साथ क्या हुआ, और वो ज़रा सा खामोश होते हैं कि उनमें से बंदा बोल रहा था और बाकी खामोश थे, बेबसी की तस्वीर बने हुए। और हमारी रियासत किसी टेलीविज़न चैनल के ऊपर आपको ये खबर नज़र नहीं आती, क्यों? क्या ये 12 लोग जो हैं वो पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं? आज किसी बंदे ने ट्विटर के ऊपर, मैं वो वीडियो नहीं दिखा सकता, कॉपीराइट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, उसमें एक औरत दरिया में अपने बच्चे को फेंकती है और फिर 2 और औरतें जो थी उसके पीछे छलांग लगा देती हैं। हम क्यों इबरत नहीं पकड़ते? हमारे लोग मर रहे हैं, जो खुददार थे आज बेजारो मददगार हैं और उनके पास कोई नहीं गया। क्या वो भीख मांगते हुए अच्छे लगते हैं? जिन्होंने खुददारी के साथ अपनी ज़मीन के अंदर हल चलाकर अनाज पैदा किया और उसी को अपनी ज़रूरियात के तहत जो इस्तेमाल किया, आज वो भूखा प्यासा बैठा हुआ है, उसके बच्चे बेयारो मददगार पानी में कहीं इंतज़ार कर रहे हैं इस हुकूमत का। हम क्यों इबरत नहीं पकड़ते? तो फिर तैयब ये जो बलोच जैसे लोग ही पैदा होंगे ना, जो इस निज़ाम कालाकार बनते हैं, जिनका सहाफ़त से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि फिर हमारे मुल्क में क्या फ़र्क होगा जो इनके बारे में लिखा जाता है। बट सर दिस इज़ द सैड स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। और जो कुछ हो रहा है ना, किसी न किसी तरह ये हमारे अमाल की वजह से है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ और ये क्यों ऐसा है कि अगर जुल्म हो रहा है ना, तो जुल्म को देख कर आंखें फेर लेना सर ये भी एक जुल्म है। जालिम को और उसके हाथों को मजबूत करने के मुतरादिफ है, उसका साथ देने के मुतरादिफ है। आज ये जितनी बारिशें पाकिस्तान में हो रही हैं, अभी पानी जो है वो पिछला ही जी गुजरात से नहीं निकला, मुल्तान शहर का एक बंद मजीद तोड़ दिया गया और हम पाकिस्तान की हुकूमत एक छोटा सा लाउड स्पीकर पकड़ा हुआ है और वो लोगों को बता रहे हैं कि तैयार हो जाओ भाई, हम बंद यहाँ से तोड़ने लगे और पानी मुल्तान शहर में दाखिल हो जाएगा। अकल के अंधे ये इनको नज़र नहीं आता कि तस्वीर तुम बाद में बनाना मोबाइल्स के ज़रिए, लाउड स्पीकर्स मसाजिद में ऐलान करवाओ और कोई ऐसा तरीका निकालो, टीवी पर बता दो लोगों को। लेकिन नहीं, वो एक छोटा सा लाउड स्पीकर पकड़ा हुआ है और पूरे मुल्तान शहर को अनाउंसमेंट हो रही है कि जनाब सैलाब आ रहा है और अपने लोगों को लेकर यहाँ से निकल जाए। कहाँ जाएं ये भी नहीं बताया जाता। और एक रस्तू आ गया जो उसका प्लान जो है वो 10-15 साल से ज़्यादा का नहीं होता। आज वो ये कहता है कि हम 30 बरस पीछे चले गए। पाकिस्तान के अंदर कुछ लोगों ने कहा कि इमरान खान की हुकूमत थी और अगर हमें हुकूमत मिल जाती तो आज हम तरक्की कर रहे होते, हम पीछे चले गए। पाकिस्तान में कोई आफत आ जाए तो हमें मजीद पीछे धकेल दिया जाता है। पाकिस्तान में कोई फौजी जर्नैल आकर हुकूमत के ऊपर काबिज हो जाए तो फिर जमहूरियत के अंदर, जमहूरी दौर के अंदर जो लोग आते हैं वो कहते हैं कि अगर हुकूमत हमारे पास होती और कोई फौजी आमिर हमारे ऊपर कब्जा ना करता तो आज हम पाकिस्तान को दुबई और पेरिस बना देते। सर ना पेरिस बना, ना दुबई बना, ना जापान बना। हाँ, जापान जाने के हमारे दौरे हुए और वो जो अरस्तु ये कहता है कि भाईजान 30 बरस हम पीछे चले गए। सर हम पीछे नहीं चले गए, लोग आगे को जा रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं।
چونکہ پاکستان کو کبھی کسی نے سنجیدہ لیا ہی نہیں ہے۔ سر حکومتیں اور نظام جو ہے نا، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ برطانیہ میں ایک وقت میں 4 سے 5 وزرائے اعظم جو تھے وہ تبدیل ہوئے، لیکن نظام کھڑا رہا۔ ایک دن وزیر اعظم کو یہ لگا کہ یار میرے پاس یہاں کی عوام کی سپورٹ نہیں ہے، لہٰذا میں پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر رہا ہوں اور میں الیکشن کال کر رہا ہوں۔ وہ چلا گیا، اسے کوئی خوف نہیں تھا، اسے یہ نہیں تھا کہ میں نے اگلی دفعہ اقتدار میں آنے کے لیے کیا کرنا ہے، کس طرح کرسی کو سیکیور کرنا ہے، کیا میں کوئی آئین میں ترمیم کر کے، خیر یہاں تو آئین نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن ان کا ریٹن نہیں ہے، کچھ ایسا کروں، کوئی ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کروں، کوئی ایسا کنونشن لے کر آؤں جس سے میری حکومت بن جائے۔ اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے کہا یار یہ پڑی ہے حکومت، میرے پاس سپورٹ نہیں ہے، جب میرے پاس عوام کی سپورٹ نہیں ہے تو میں اس جمہوری ادارے کو، میں پارلیمنٹ کو چلا نہیں سکتا۔ سر وہ اس لیے کہ یہاں پر بادشاہی نظام تھا اور اس بادشاہی نظام کے خلاف، بادشاہت کے خلاف لوگ سڑکوں پر آئے اور آخرکار بادشاہ سے نجات ملی۔ تو اس لیے انسٹیٹیوشنز بنتے بنتے دیر لگتی ہے، لیکن لوگوں نے قربانیاں دی اور ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں۔ فرانس کے اندر سر جو وزیر اعظم تھے، ان کی پارلیمنٹ، وہ اپنی پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکے، اور یہ فرانس کی جمہوری تاریخ میں تیسری بار ایسا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ کے عدم اعتماد سے حکومت کا خاتمہ کیا گیا، اور فرانس کے وزیر اعظم 364 ارکان پارلیمنٹ کے مقابلے میں صرف 194 ارکان کا ووٹ حاصل کر سکے، اور ملک میں جاری بحران حل کرنے میں ناکامی، عوامی تعطیلات ختم کرنا اور فلاحی اخراجات میں کمی کرنا وزیر اعظم بائرو کے خلاف عدم اعتماد کا سبب بنے۔ انہوں نے دسمبر 2024 میں عہدہ سنبھالا تھا، اور صدر مائکرون کو اب نئے وزیر اعظم کی تقرری کرنا ہوگی یا نئے الیکشن کروا کر بحران کا حل تلاش کرنا ہوگا تاکہ 2026 کا بجٹ جو ہے اسے منظور کیا جا سکے۔ گزشتہ 2 سالوں میں 4 وزراء اعظم جی آ چکے، اور اب 5واں جو وزیر اعظم بھی شاید اسی سیاسی تعطل کو ختم نہ کر سکے۔ تو سر ادارے کھڑے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، وہاں پر کسی یہ نہیں کہا کہ اگر میں نہیں تو میرا بیٹا یا میری بیٹی، اگر میرا بیٹا اور بیٹی نہیں تو میرا بھائی، اور اگر بھائی نہیں ہے تو میرا بھتیجا۔ یہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے۔ میں بھی آپ کو یہ بھی خبر دے دوں، نیپال سے جی خبر ہے، نیپال میں جین زیڈ کا احتجاج، نیپالی دارالحکومت کھٹمنڈو میں پیر کے روز اس وقت کم از کم 17 مظاہرین جی مارے گئے جب پولیس نے سوشل میڈیا پر عائد پابندی کے خلاف احتجاج کرنے والے نوجوانوں کو منتشر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا، اور بتایا جاتا ہے کہ 400 سے زائد جو ہیں وہ زخمی ہوئے۔ مظاہرین حکومت سے مطالبہ کر رہے تھے کہ سوشل میڈیا پر پابندی ختم کی جائے، کرپشن ختم کی جائے اور حکومت میں بدعنوانیوں کی کارروائی کی جائے۔ حکومت نے فیس بک، یوٹیوب اور ایکس سمیت 26 غیر رجسٹرڈ پلیٹ فارمز تک رسائی بند کر دی تھی، جس کے بعد صارفین میں غصہ اور بے چینی پھیل گئی، اور پھر یہ ایک پرتشدد تحریک میں تبدیل ہو گئی۔ طاقت کا استعمال ہوا اور جھڑپوں میں کئی لوگ جو ہیں جی وہ زخمی ہوئے، اور پرتشدد جھڑپوں کے بعد وزیر داخلہ رمیش لیکھک نے کابینہ اجلاس میں استعفیٰ دے دیا ہے۔ تو سر یہ ان کے ملک میں ہو رہا ہے اور سوشل میڈیا کو مکمل طور پر بین کر دیا گیا۔ میں آپ کو پنجاب کے حوالے سے خبر یہ دے دوں کہ این ڈی ایم اے کے نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں اگلے 12 سے 24 گھنٹوں کے دوران بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا ہے، اور پنجاب کے شمال مشرقی اور جنوبی اضلاع میں بھی وقفے سے بارش کا امکان ہے۔ نشیبی علاقوں میں سیلابی صورتحال، ندی نالوں، طغیانی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ جی بڑھ گیا ہے، اور 12 سے 24 گھنٹے انتہائی اہم بتائے جاتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی۔ دوپہر کو انشاءاللہ 2 بجے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔